हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथोलॉजिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग मुझे कमेंट करके जो भी टॉपिक पढ़ने के लिए बोलेंगे मैं वही स्टार्ट करूँगी। तो मेरे पास कमेंट जो आया था क्लास 10 के लिए, उसके लिए ट्रायंगल्स के लिए, वो मैंने कल से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। आज भी मैं फिर से एक और नई वीडियो बनाऊंगी ट्रायंगल्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास कमेंट आया था क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ाने के लिए, चैप्टर 2 जो है एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स, उसको पढ़ाने के लिए भी कमेंट आया है। सत्यम यादव ने किया है ये कमेंट। तो हम लोग साथ के साथ क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स भी करेंगे और क्लास 10 का ट्रायंगल्स भी करेंगे। तो अभी इस टाइम में मैं ये पॉलिनोमियल्स पढ़ाने वाली हूँ। पॉलिनोमियल्स के जो भी बेसिक चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स समझ में आने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और ट्रायंगल्स की मैं दूसरी वीडियो बनाकर आज ही कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स पता होने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हम जानते हैं, मतलब जो भी बच्चे जानते हैं उनको पता होता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये एक एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक फॉर्म में, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम नहीं जानते क्या होते हैं वेरिएबल्स, हम नहीं जानते कोएफिशिएंट वगैरह, कुछ भी नहीं जानते हैं, हम जानते ही नहीं एक्सप्रेशन क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है और वो कभी पूछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी क्लास से आपने पढ़ना शुरू किया होता है। जो एक्सप्रेशंस आप क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसमें चैप्टर आता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो लेवल वाइज बढ़ता चला जाता है और फिर क्लास 9 में आकर पॉलिनोमियल्स चैप्टर है जिसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह सब कुछ है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि हमें एक भी टर्म नहीं पता है इसके बारे में, कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, क्या होता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जो बच्चे थोड़ा जानते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ एकदम डिटेल में बताऊँगी। तो जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ आपको बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है ना, कि एक एक्सप्रेशन होता है जो अलजेब्रिक फॉर्म में होता है। अलजेब्रा का ये पार्ट है, तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में होता है। अब अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने कुछ देखा होगा, आपने इतना तो मतलब पढ़ते हैं तो इतना तो देखा ही होता है ना कि कुछ 2x 5x या 5y इस तरह से कुछ लिखा होता है ना, x के साथ में A to Z में से जो भी लेटर्स होते हैं वो होते हैं। जैसे मान लिया एक एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं 2x + 3y, ठीक है। तो ये जो 2x + 3y है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें अब एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ, कैसे आपने ये लिख दिया, ये x और y कैसे ऐड हो जाएंगे, नंबर्स तो ऐड हो जाते हैं, x और y कैसे ऐड हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए क्लास 6 से लेकर 8 तक जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ बहुत जल्दी समझना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी समझाऊँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाती है। तो जल्दी से आपको बता देती हूँ कि जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो फॉर्म करने के लिए, देखिए जो अलजेब्रा होता है इसमें हमें x y ऐसे टर्म्स तब लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है ना कि कुछ भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो एकदम लिमिटेड वैल्यू हो, उसकी कांस्टेंट वैल्यू हो। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, उन वैल्यूज़ को ही हम फिर वेरिएबल का फॉर्म में लिखते हैं, उनमें ही हम x या y मान लेते हैं, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू कुछ अलग ही होगी, इसीलिए हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी वेरिएबल है उसको आप a से लेकर z तक कोई भी लेटर मान सकते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और लिखा आता है तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं हम कि वेरिएबल्स से जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि जो यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 2x, इसमें 2 और x जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और 3y में 3 और y मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि जो x है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, चलो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ये है वेरिएबल। अगर इसमें से हम ये दो टर्म्स को अलग करें, एबल और वेरी, मतलब वेरी की एक्चुअल स्पेलिंग ये होती है वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग होता है, जो चेंज होता है, ठीक है, कभी भी एक जैसा नहीं होगा वो मतलब वेरी का मतलब होता है अलग होना, चेंज होना, और एबल मतलब होने लायक। तो जो होने लायक चीज़ होती है, यानी कि जो चेंज हो सकती है चीज़, वही वेरिएबल कहलाती है।
ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी A to Z जो भी लेटर्स होते हैं वो उनको हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह की सिचुएशन वाली जो चीज़ें होती हैं, अगर हमें उनको क्वेश्चन में लाकर सॉल्व करना है या रियल लाइफ में भी उन्हें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसी के लिए हमें फिर वेरिएबल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं आप A से लेकर Z तक कुछ भी मान सकते हो, ये सब के सब वेरिएबल्स माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेरिएबल्स की। ठीक है, अब वेरिएबल्स के साथ ही जब आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए वैसे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नंबर्स की तो सेम वैल्यू है, 2 लिखा है तो हर जगह वो 2 वाला ही काम करेगा, है ना। कभी भी 2 की जगह आप 3 तो नहीं सोच सकते, जैसे लिखा है यहाँ पर 2 है, आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम 2 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे मैथ्स में, उन सब की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन जो वेरिएबल है, जैसे ये 2x है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 भी रख सकते हो तो 2 × 1 करके फिर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रख सकते हो तो 2 × 2 4 आ जाएगा। इस तरह से जो ये वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम ही वेरिएबल इसलिए होता है। अब वेरिएबल के साथ में जैसे हमें पूरा एक एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब भी किसी पूरा का पूरा मतलब एक्सप्रेशन ये होता है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हुए या अकेला वेरिएबल है तो उसको या तो हम किसी दूसरे एक्सप्रेशन दूसरी टर्म के साथ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी चारों ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे यहाँ पर 2x एक टर्म है और 3y एक टर्म है, तो ये दोनों टर्म्स जो है ऐड हो रही हैं, तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया जिसमें 2 टर्म्स हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं, अब यहाँ पर आ गया कि जो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया इसमें टर्म्स हैं। अब आपको मैं अभी मैंने बताया कि 2 और x मल्टीप्लाई भी हो रहा है और फिर यहाँ पर 3 और y मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि इसमें तो फिर अगर टर्म की बात हो रही है गिनकर तो 4 टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पे 2x 3 और y 4 टर्म हो गई, मैं 2 टर्म्स क्यों बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी टर्म्स होती हैं वो अलग अलग तभी बोली जाती हैं जब बीच में प्लस का या फिर माइनस का साइन होता है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है तभी आप टर्म्स को अलग अलग काउंट करोगे, अदरवाइज दे आर ओनली वन, वो एक ही टर्म कहलाएंगी। जैसे 2 और x जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो 2x लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, ये एक टर्म कहलाएगी, 2x पूरी एक टर्म है। ऐसे ही अगर डिवाइड भी हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे मैं लिख दूँ कि x डिवाइड बाय 5 प्लस 6 डिवाइड बाय y, तो इस तरह से जो ये टर्म्स लिखी हुई हैं ये भी सिंगल, ये x डिवाइड बाय y एक टर्म है और 6 डिवाइड बाय y दूसरी टर्म है, ये भी 2 अलग अलग टर्म्स हैं। तो पूरा मिलाकर एक्सप्रेशन बना रही है जिसमें आप काउंट करके बता दोगे कि इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। मतलब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं कोई भी नंबर्स वेरिएबल्स के साथ या वेरिएबल टू वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक ही टर्म रहेंगे। अगर वो डिवाइड भी होते हैं तब भी वो एक ही टर्म रहेंगे। पर अगर वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लें यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का ही साइन ले लेते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं तभी आप उन टर्म्स को अलग अलग काउंट करते हो। ठीक है, तो ये तो बात आ गई टर्म्स की। अब मैं एक और ऐसा एक्सप्रेशन ले लेती हूँ जिसमें मतलब कुछ टर्म्स काउंट करनी होंगी। ठीक है, ये कितनी टर्म्स हैं, जैसे मान लिया कि आपका है 3x + 4y + 7z, ये एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने। ठीक, अब क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया कि टर्म्स कैसे काउंट करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। 3x एक टर्म है, 4y दूसरी टर्म है और 7z तीसरी टर्म है, तो इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर ऑफ टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस होते हैं ये भी आपने 7th क्लास में पढ़ा होता है या 6th में भी पढ़ा होता है कि इनको क्या बोलते हैं। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगी तो उसे क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स होंगी तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स होंगी तो क्या बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने से पहले एक चीज़ और आ जाती है। जब भी कोई एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, जब भी हम कुछ ऐसे टर्म लिखते हैं, ऐसे पूरे एक्सप्रेशन में से मान लीजिए मैं यही वाली टर्म निकाल लेती हूँ, 2x को हम फिर से ले लेते हैं, एक बार इसका एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2x है इसमें देखिए जो x है ये तो आपको पता है वेरिएबल है ना, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, आपने नाम सुना होगा कोएफिशिएंट, है ना।
7 क्लास में ये चीज़ भी आ जाती है कि जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो जो 2 यहाँ पर, वैसे तो आपको पता है कि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, हम जानते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे वो सिंगल डिजिट है, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे वो रैशनल नंबर है, किसी भी तरह का नंबर है, तो वो उसको कोएफिशिएंट कहेंगे हम। तो ये 2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट। 2 हुआ कोएफिशिएंट और x हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन फॉर्म होता है तो उसमें वेरिएबल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट भी होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बोला कि मैम ऐसा भी तो हमने देखा है कि अकेला ही एक वेरिएबल लिखा है, इसमें तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कोई अगर वेरिएबल सिंगल भी है फिर भी उसके साथ में एक 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सिंगल नंबर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है जब x सिंगल लिखा हुआ है, तो उसका कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कोएफिशिएंट और वेरिएबल का। इस तरह से आपने जब छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे जो एक्सप्रेशंस, उसमें आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने 2x + 3, इस तरह से भी पढ़ा होगा 2x + 3। तो यहाँ पर 2x + 3 में 3 चीज़ें हैं, एक 2 है, एक x है और एक 3 है ना। और सबसे पहले तो आप ये बता सकते हो कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 2x एक टर्म है और एक 3 टर्म है। ये नहीं सोचना है कि अगर टर्म बोल रहे हैं तो तभी बोलेंगे जब उसके साथ एक वेरिएबल होगा ही, ऐसा नहीं है। बस बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, अगर नंबर अकेला है तब भी वो एक टर्म कहलाएगा। पर अगर आप ये बोलते हो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी कहते हैं जब पूरे में कहीं ना कहीं एक वेरिएबल तो कम से कम हो ही। अगर आप ये सोचो कि आप ऐसे 2 + 5 लिख दो और फिर उसको बोलो कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा में वेरिएबल होना कंपलसरी है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए आप इसको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। यहाँ पर 2x + 3 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल तो कम से कम है। दूसरी वाली टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पूरे में होना चाहिए था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि 2x और 3 यहाँ पर क्या कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे एक्सप्रेशन में जो है वेरिएबल क्या है। तो हमारे एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है वो तो हो गया x हो गया वेरिएबल। अभी मैंने आपको बताया था जो भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये जब, हाँ ये बात और ध्यान रखिए कि जब नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि वो उससे मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसका कोएफिशिएंट हो गया, x उसका वेरिएबल हो गया। अब जो ऐड करके जो 3 लिखा हुआ है, अब आप सोचोगे कि इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो कोएफिशिएंट नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कांस्टेंट। जो नंबर अकेला लिखा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता है और वो एक्सप्रेशन में लिखा होता है, तो वो कांस्टेंट होता है। जब हम क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो पिछली क्लासेस की यूज़ होंगी। तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, जब आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा, स्टार्ट जब हम करते हैं अच्छे से अलजेब्रा पढ़ने के लिए, तो उसमें इक्वेशन भी पढ़ते हैं। इक्वेशन क्या होती है, फिर जो इक्वेशन होती है आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन और इक्वल एक जैसा लग रहा है, क्योंकि इसलिए लग रहा है क्योंकि इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इज इक्वल टू का साइन होता है। जी, जिस एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन लगा होगा उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। जैसे आपने देखा था कि 2x + 3 एक एक्सप्रेशन था, इसमें इज इक्वल टू लगाकर अगर मैं 5 लिख दूँ तो अब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये एक इक्वेशन बन गया। जब तक इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन था। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में जब इज इक्वल टू का साइन लग गया तो फिर ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी आपको आता है, नहीं आता है तो जल्दी जल्दी से मैं आपको ये भी बता देती हूँ। 2x है, अब देखिए यहाँ पर जो +3 है, यहाँ पर इसको मैं शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ जल्दी से आप कर पाओ, क्योंकि वैसे तो इसका पूरा प्रोसीजर होता है बताने का। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो सॉल्व करने का मतलब होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का सीधा मतलब ये होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब उसको इज इक्वल टू के एक साइड में एकदम अकेला छोड़ना है, ताकि नेक्स्ट साइड में जो हमारी जो वैल्यू आनी है वो आ जाए। तो हमें पता है कि इस पूरी इक्वेशन में x जो है वही वेरिएबल है, तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है।
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने देखा कि 2 है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक जो 3 है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो जब भी हमें इस तरह से इक्वेशन दी होती है इज इक्वल टू का साइन होता है, तो आपको पता है कि हमें सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी पड़ती हैं, उनको 3 को उस साइड लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि पहले 3 को लेकर जाएँ या पहले 2 को लेकर जाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का एक्सप्रेशन है, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो जो नंबर आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो पहले जाएगा। ठीक है, पहले आपका जो 3 है वो ऐड हो रहा है, तो ये पहले यहाँ 5 के इस साइड में आएगा और फिर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अभी 3 का साइन क्या है, देखिए जो भी नंबर का साइन होता है वो हमेशा उसके आगे लगा होता है, तो 3 के आगे उसका साइन है वो क्या है, प्लस। काफ़ी बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि जो प्लस साइन है वो समझते हैं कि 2x के लिए प्लस है, मतलब 2x प्लस का है क्योंकि उसके पीछे प्लस लगा है। ये जो पीछे प्लस लगा है वो उसके लिए नहीं है, ये 3 के लिए प्लस का साइन है। ठीक है, आपका 3 जो है पॉजिटिव है। अब जब 3 को आप 5 के इस साइड लेकर आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर आगे नेगेटिव हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, 2x = 5 - 3 हो जाएगा 2। अब आपका इतना ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके आगे और काम करना है क्योंकि अभी x अकेला नहीं छूटा, अभी x की वैल्यू नहीं आई है। जब तक x इस साइड में अकेला नहीं रह जाएगा x की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो x को अब अकेला रखने के लिए इस 2 को यहाँ से अब हटाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक x के साथ में कुछ भी प्लस या माइनस का नंबर रहेगा तब तक आप उसके कोएफिशिएंट को नहीं हटा सकते। पहले आपको कांस्टेंट को हटाना है, उसके बाद कोएफिशिएंट के बारे में सोचेंगे। अब कोएफिशिएंट को हटाना है तो देखा जो कोएफिशिएंट है ये 2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है जब भी एक साइड से एक साइड से दूसरी साइड में कोई भी नंबर लेकर जाना होता है तो उसका जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। अभी यहाँ पर 3 यहाँ ऐड हो रहा था तो ये माइनस हो गया, ऐसे यहाँ पर जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = यहाँ पर x अकेला रह जाएगा और ये वाला 2 इधर और ये वाला 2 यहाँ पर आकर डिवाइड में आ गया। क्लियर है? तो 2 से 2 आपने फिर सिंप्लीफाई कर दोगे। जब भी आप कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे, जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आ रहा होता है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। अगर वैसे तो ये 2 और 2 सेम है तो आपको सीधा पता है कि 1 आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे फ्रैक्शन में आता है या रैशनल नंबर में आता है जो कैंसिल हो सकते हैं तो उनको कैंसिल करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो ये आपको ये इतना भी क्लियर हो गया ना कि अब इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन की भी बात आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स में जो काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग से पहले मैं एक चीज़ और आपको चलो मैं वहीं बता दूंगी। अब हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो किस किस तरीके से लिखे जाते हैं, उनमें कितनी कितनी टर्म्स होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ 5t लिख देते हैं, मान लिया ये 5t है, ये अकेला एक एक्सप्रेशन लिखा है। जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म है, यहाँ पर एक ही टर्म है, यहाँ पर सिर्फ 5t एक टर्म है। जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। देखिए यहाँ पे भी मियल लिखा है, यहाँ पर भी मियल लिखा है पॉलिनोमियल में, ये आपको सिमिलर लगेगा। और बाकी जो मोनो है, मोनो का मतलब ही होता है 1। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, यानी कि जो मोनोमियल है उसमें क्या है, एक टर्म है, उसको ही मोनोमियल कहते हैं। अब दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। मान लिया 5t के साथ ही अगर मैंने 2s ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, इसमें 2 टर्म्स हो गई। इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अब आप सोचोगे कि बाय का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आप समझ जाएंगे सीधा। बाय का मतलब क्या होता है, जैसे बाईसाइकिल भी आप बोलते हैं ना। बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं, इसलिए वो बाईसाइकिल है। बाय का मतलब होता है 2, तो बी आई का मतलब है 2, यानी कि 2 मोनोमियल मतलब 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स जहाँ पर भी जिस एक्सप्रेशन में है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसी तरह से जब 3 टर्म्स होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे 5t और 2s में ही मैं एक और टर्म ऐड कर लेती हूँ, या माइनस कर लेते हैं इस बार, हो गया आपका 3z। अगर ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया जिसमें मैंने देखिए 3 टर्म्स लिखी हैं, 5t 2s और -3z। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखना, जब भी आपसे मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट क्या है, जैसे इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स के अलग अलग कोएफिशिएंट्स होंगे। t का कोएफिशिएंट है 5, s का कोएफिशिएंट है 2
और अगर मैं z का कोएफिशिएंट पूछूं कितना है तो आप क्या बताओगे, कुछ बच्चे सिर्फ 3 बोलेंगे, लेकिन सिर्फ 3 नहीं है, कोएफिशिएंट को हमेशा उसके साइन के साथ लेना है। यहाँ पर हम सिर्फ प्लस मतलब 2 और 5 क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है और जो नंबर्स पॉजिटिव है उनके आगे प्लस बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो नंबर नेगेटिव होता है उसके आगे नेगेटिव बोलना पड़ता है, -3 बोलेंगे। तो z का कोएफिशिएंट पूरा -3 माना जाएगा, ना कि सिर्फ 3। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको उसका बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 3 टर्म्स हैं, 5t 2s और 3z, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में जो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई से देखो बहुत सारे होते हैं, ट्राईसाइकिल भी होती है, ट्रायंगल भी होता है, ट्राई एंगल। ठीक है, एंगल जिसमें 3 है तो वो ट्रायंगल है, ट्राईसाइकिल मतलब जिसमें 3 व्हील्स हैं तो वो ट्राईसाइकिल हुई। इसी तरह से जो ट्राइनोमियल है यानी कि 3 जिसमें टर्म्स हैं वो हो गया आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरह से एक 4 टर्म्स वाला भी होता है, उसे हम क्वाड्रिनोमियल भी कहते हैं। और फिर उसके बाद इतने सारे टर्म्स के अलग अलग हम नाम नहीं रख सकते क्योंकि नंबर्स इन्फिनाइट हैं, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स भी इन्फिनाइट आ जाएंगी किसी भी एक्सप्रेशन में। तो एक कॉमन नाम बनाया गया हर तरह की एक्सप्रेशन को बोलने के लिए। हर एक्सप्रेशन का एक कॉमन नाम है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें चाहे जितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, उसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 4, 5, 6 जितनी भी टर्म्स होंगी आप उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ कुछ बच्चों को क्या लगता है कि जैसे 1 टर्म वाला मोनोमियल है, 2 टर्म वाला बाइनोमियल है, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल है, 4 टर्म वाला क्वाड्रिनोमियल है, तो 5 टर्म वाला होता होगा पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं होता है, कितनी भी टर्म्स हो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये एक कॉमन नाम होता है सबके लिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ और मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, आप मुझे अच्छे से बताना। ठीक है, तो मैं एक बना रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें मतलब हम इसे कौन सी वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, या इन तीनों में कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये सोच लीजिए, और अगर आएगा तो कौन सी कैटेगरी में आएगा। ज़्यादातर बच्चों को ये लगेगा कि इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि इसमें तो 4 टर्म्स है और फर्स्ट वाली में सिर्फ 1 टर्म होती है, सेकंड में 2 टर्म्स होती हैं, थर्ड में 3 टर्म्स होती हैं। यहाँ पर जब 4 टर्म्स हैं तो ये कैसे इनमें से आ सकता है। लेकिन जब भी आपको इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिखता है तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है उसे सिंप्लीफाई करना होता है। अगर उसमें आपको कोई भी लाइक टर्म्स दिख रही हैं, पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद जितनी टर्म्स आंसर में बचेंगी उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो इन तीनों कैटेगरीज में फॉल हो रहा है या नहीं। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं, टर्म्स तो आपको पता चल गया ना, जो वेरिएबल के साथ में कोई भी नंबर है, अकेला सिंगल भी हो सकता है, जो भी एक्सप्रेशन के अंदर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सब टर्म्स कहलाते हैं। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर t है और यहाँ पर भी t है, तो देखिए जो ये टर्म है 3t और एक टर्म है 7t, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं इनमें t है, सिंगल t है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती थी कि मैं t² लगा देती इधर। अगर यहाँ पर t² या t की कोई भी पावर होती और यहाँ पर सिंगल t होता तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होती। लाइक टर्म्स तभी होंगी जब वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर्स भी सेम हो। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स होंगी, अदरवाइज आप उन्हें लाइक टर्म्स नहीं कह सकते। क्लियर है इतना? ठीक है, लाइक टर्म्स तभी होंगी जब वेरिएबल्स की पावर्स भी सेम होंगी वेरिएबल्स के साथ। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर मान लिया हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 3t² और 7t² ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक टर्म है 3t² और जो 7t² है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। जो लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखा कि जो 7t² है ये भी पॉजिटिव है और जो 3t² है वो भी पॉजिटिव है, मतलब 3 के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो सिंपल है कि वो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर 3t और 7t को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यस, 10t² हो जाएगा। ये 3t + 7t² = 10²। अब यहाँ पर आपने दूसरी 2 टर्म्स बची हुई वो देखेंगे, 5z और -6z मतलब z। तो 5z और 6z जो है, अब देखिए यहाँ पर 5z जो है वो पॉजिटिव है और 6z जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीजर्स वाला काम भी आ जाता है कि आपने इंटीजर्स में पढ़ा है कि उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इंटीजर है ना, -6 और 5z दोनों सारे नंबर जो भी नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर्स होते हैं।
तो अब इंटीजर्स को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर उनके साइन ऑपोजिट हैं, अगर आपको कोई भी दो इंटीजर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आप उनके साइन को देखते हैं। अगर साइन ऑपोजिट होंगे तो वो माइनस ही होंगे, ठीक है। साइन अगर है तो वो माइनस ही होंगे अगर साइन ऑपोजिट है। तो यहाँ पर 6 और 5 को आप माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 1। 6 में से 5 माइनस हो सकता है 1। लेकिन फिर अब हम बात करेंगे साइन की, कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का। तो देखिए जब दोनों ऑपोजिट थे तो सब्ट्रैक्ट तो हो गए, लेकिन साइन उसका लगेगा जो बड़ा है। बड़ा नंबर कौन सा है, 6, तो 6 का साइन क्या है, माइनस। तो हमारे आंसर में माइनस लगेगा, और क्योंकि 6 - 5 हमने 1 किया था तो अकेला z बच जाएगा, ठीक है। अब आपका ये आंसर आ गया 10t² - z। अब देखिए इसमें कितनी टर्म्स बची हैं। इसमें एक टर्म है 10t² और दूसरी है z। तो इसका मतलब ये कौन से वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा बायनोमियल की कैटेगरी में। ये 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन में आपकी वेरिएबल की कितनी भी पावर हो सकती है, वो भी एक्सप्रेशन ही कहलाता है, ठीक है। पावर्स भी आपको पता है ना, जैसे t की पावर 2 है, इसका क्या मतलब है कि t जो है वो t से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ये मतलब होता है जितनी भी पावर होती है वो उतने ही टाइम्स उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। मैंने काफ़ी कोशिश की है अच्छे से पूरा समझाने की। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर मैं आपको वो अब अच्छे से स्टार्ट कराऊंगी। देखिए मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी उसमें जो भी मुझे लगता है कि छोटी क्लास का जितना भी टॉपिक आ रहा होगा मैं सारा का सारा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद फिर जब मैं पूरा अच्छे से टॉपिक स्टार्ट करूँगी तब बीच बीच में फिर वो सारी चीज़ें नहीं लाऊंगी, ताकि जो बच्चे पहले से जानते हैं उनको प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं पूरी वीडियो जब टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ उसमें सारी चीज़ कोशिश करूँगी बताने की। फिर भी अगर मुझे लगेगा वीडियो के बीच में जब टॉपिक पूरा क्लियर समझाना शुरू करूँगी तो वहाँ भी मैं आपको बता दूँगी। एक चीज़ मैं और आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं टर्म्स का। यहाँ पर आपने एक चीज़ तो ये देख ही लिया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, है ना। एक और होता है अच्छा ये सब चीज़ें तो 9th क्लास में ही आएंगी, जो मुझे अभी याद आया मैं आपको बाद में बता दूँगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, ये सब चीज़ जो मैंने आज बताई हैं आपको अच्छे से इन्हें याद रखिए। मैं जब नेक्स्ट टॉपिक में कल से फिर ये सारी की सारी पॉलिनोमियल्स को पढ़ाने वाली वीडियोस पूरी डालूंगी। अच्छे से आप स्टार्टिंग से अगर आप इससे जुड़े रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ट्यूशन्स भी अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे को मतलब एज अ टीचर मैं जानती हूँ कि कितना बच्चों को क्या क्या बताना होता है, कहाँ कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, उस अकॉर्डिंग मैं सब कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोगों से इतना ही है बोल रही हूँ कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस तरीके से कोई भी टीचर आपको कहीं पर भी नहीं बता पाएगा, स्कूल में भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, अच्छे से पढ़ने वाला भी होता है और जिसको नहीं आता है वो भी होता है। तो अगर टीचर एक आधे घंटे के क्लास के पीरियड में सब कुछ ही आपको बताने लग गई तो इस तरह से बाकी क्लास का टाइम बहुत वेस्ट होता है। और हर टीचर ये मानकर चलता है कि बच्चे पिछली क्लास से जो भी पढ़ के आए हैं उनको आता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिन बच्चों को पिछली क्लास का नहीं आता उन्हें क्लास में बैठकर कितनी प्रॉब्लम आती है, जो जब समझ में नहीं आता है। उसी के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो जब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है तो प्लीज़ उसे अच्छे से समझिए, क्योंकि लाइफ में बार बार ऐसा टाइम मौका नहीं आता कि पिछली क्लास का आप अच्छे से अगली क्लास में आके समझ सके। अभी जो है अच्छे से जो चल रहा है उसे अच्छे से समझ लो, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम ना आए और लाइफ में भी प्रॉब्लम ना आए।